गुड मॉर्निंग आप सभी को। सजा क्लासेस हिंदी में पुनः एक बार आप सभी का स्वागत है। भारतेंदु युग देख रहे थे और भारतेंदु युग में ये क्लास संख्या आज 6 है। 5 क्लास हो चुके हैं जिसमें हम लोग भारतेंदु जी, राधा कृष्ण दास, राधाचरण गोस्वामी, लाला श्रीनिवास दास, प्रताप नारायण मिश्र को पढ़ चुके थे। और प्रताप नारायण मिश्र की सिर्फ कविताओं को ही देखे हैं, उनके काव्य संग्रह को देखे हैं। निबंध और नाटक उनके नहीं देखे। उनके निबंध और नाटक इसलिए नहीं देखे क्योंकि उनके निबंध और नाटक अधिक हैं, तो वो हम लोग नाटक और निबंध की क्लास में देख लेंगे। आज के जो पहले कवि हैं भारतेंदु युग के, आज सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की। आज इनको देखते हैं। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन महत्वपूर्ण कवि हैं ये। बद्री नारायण चौधरी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रेमघन इनका उपनाम था। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन को आज सबसे पहले देखेंगे। जन्म कब हुआ था? अगर इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1855 ईस्वी में। कब हुआ था? 1855 ईस्वी में। कहाँ पर? दत्तापुर गांव पड़ता है मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में। दत्तापुर, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। निधन कब हुआ? अगर इनके निधन की बात करें तो निधन इनका हुआ था 1922 में। निधन कब हुआ? 1922 में इनका निधन हुआ। पिता का नाम था गुरुचरण उपाध्याय। पिता की अगर बात करें पिता का नाम, तो पिता का नाम था इनका गुरुचरण उपाध्याय। गुरुचरण उपाध्याय इनके पिताजी का नाम था। 1881 ईस्वी में इन्होंने आनंद कदम्बनी मासिक पत्रिका का प्रकाशन भी करवाया था। तो ये सब बातें थोड़ा सा जान लीजिए, उसके बाद हम इनकी रचनाओं पर चलेंगे। 1881 ईस्वी में 1881 ईस्वी में मिर्जापुर से आनंद कादम्बिनी मासिक पत्र का प्रकाशन। एक कार्य तो इनका ये महत्वपूर्ण था कि 1881 में मिर्जापुर से इन्होंने आनंद कदम्बनी मासिक पत्र का प्रकाशन करवाया। दूसरी बात, 2 वर्ष बाद 1883 ईस्वी में कहाँ से? मिर्जापुर से ही नागरी नीरद, ये किसी पत्रिका थी? साप्ताहिक थी। साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन 1883 में नागरी नीरद का प्रकाशन करवाया। 1800 ये विक्रम संवत अगर देखें तो विक्रम संवत था 1930। विक्रम संवत 1931। तो विक्रम संवत 1931 में इन्होंने मिर्जापुर में रसिक समाज की स्थापना भी की थी। एक बात ये लिख लीजिए, विक्रम संवत 1931 में मिर्जापुर में रसिक समाज की स्थापना, रसिक समाज की स्थापना। एक बात, एक कार्य इनका ये भी था। ठीक है, ये 3 महत्वपूर्ण कार्य इनके थे। 1881 में मिर्जापुर से आनंद कदम्बनी मासिक पत्र का संपादन, 83 में मिर्जापुर से ही नागरी नीरद साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन, और विक्रम संवत 1931 में मिर्जापुर में रसिक समाज की स्थापना। ये इनके महत्वपूर्ण कार्य हो गए। अब इनकी हम काव्य रचनाओं को देखते हैं। आज सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं ये भारतेंदु युग की 6ठी क्लास है और
आधुनिक काल में भारतेंदु युग की छठी क्लास है और आज सबसे पहले बद्रीनारायण चौधरी प्रेम घन को देख रहे हैं। तो इसके बाद हम लोग इनकी काव्य रचनाओं को देखते हैं। काव्य रचनाएं, अगर काव्य रचनाओं की बात करें कि इनकी काव्य रचनाएं कौन कौन सी हैं, काव्य रचनाएं तो अधिक नहीं हैं, तो थोड़ा सा काव्य रचनाओं के बारे में जान लेते हैं। पहली काव्य रचना है इनकी, जो पहला है युगल मंगल स्तोत्र। युगल का मतलब दो होता है, जोड़ा। युगल मंगल स्तोत्र, अगर युगल मंगल स्तोत्र की बात करें तो युगल मंगल स्तोत्र कब की थी? ये 1874 ईस्वी की थी, युगल मंगल स्तोत्र। इसमें क्या है? तो इसमें 20 छंदों में राधा कृष्ण की स्तुति है। क्या है इसमें? तो इसमें 20 छंदों में राधा कृष्ण की स्तुति है, राधा कृष्ण की स्तुति। ठीक है, बस। नंबर दूसरी रचना इनकी जो थी वो थी ब्रजचंद पंचक। ब्रजचंद पंचक, ब्रजचंद पंचक की बात करें ये कब की है? तो ब्रजचंद पंचक 1875 ईस्वी की है। कब की है? 1875 ईस्वी। इसमें क्या है अगर इसकी बात करें तो इसमें 5 छंदों में, मात्र 5 छंदों में कृष्ण की स्तुति है। 5 छंदों में कृष्ण की स्तुति की गई है। ये सब बाबू याद करने के लिए रट्टा मारो और कोई उपाय नहीं है। नंबर 3, तीसरी रचना की अगर बात करें तो ये है कलिकाल तर्पण। कलिकाल तर्पण, कलिकाल तर्पण कब की है? कलिकाल तर्पण है 1885 ईस्वी की। 1885 ईस्वी की है कलिकाल तर्पण। और इसमें क्या है? तो इसमें कलयुग में होने वाले बाह्य आडंबरों का चित्रण है और ये दोहा चौपाई शैली में लिखी गई है। नंबर चौथी की बात करें, चौथी रचना है पितृ प्रताप। पितृ प्रताप, पितृ प्रताप कब की है? पितृ प्रताप 1885 की है। 1885 ईस्वी की है। ठीक है, और 4 हो गए। चलिए 5वें नंबर पर लिखिए। 5वें नंबर पर शोकाश्रु बिंदु, इनकी भी रचना है शोकाश्रु बिंदु। शोकाश्रु बिंदु, शोकाश्रु बिंदु कब की है? शोकाश्रु बिंदु इनकी भी 1885 की ही है और ये भी भारतेंदु के निधन पर ही लिखे थे। कब लिखे थे? भारतेंदु के निधन पर। और इसमें मात्र 115 छंद हैं। प्रताप नारायण मिश्र ने जो शोकाश्रु बिंदु की रचना की है, इसमें ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र के निधन पर लिखी गई थी और इसमें भी मात्र 115 छंद हैं। चलिए छठी रचना इनकी देख लेते हैं। छठी काव्य रचना, और वो है होली की नकल। होली की नकल, होली की नकल की अगर बात करें, होली की नकल कब की है? तो होली की नकल इनकी है 1885 में। 1885 ईस्वी में है। नंबर 7 मन की मौज, एक रचना इनकी है मन की मौज। प्रताप नारायण मिश्र की थी मन की लहर। मन की मौज ये कब की है? ये 1887 ईस्वी की है। नंबर 8, 8वीं रचना इनकी है प्रेम पीयूष वर्षा। महत्वपूर्ण रचना है ये, प्रेम पीयूष वर्षा। प्रेम पीयूष वर्षा, प्रेम पीयूष वर्षा कब की है? प्रेम पीयूष वर्षा 1890 की है। प्रेम पीयूष वर्षा 1890 ईस्वी की। 9 नंबर की अगर बात करें तो है सूर्य स्तोत्र। कौन सी है? सूर्य स्तोत्र। सूर्य स्तोत्र की बात करें तो सूर्य स्तोत्र कब की है? यह 1892 ईस्वी की है सूर्य स्तोत्र। नंबर 10 में लिख लीजिए मंगलासा। मंगलासा, मंगलासा, मंगलासा कब की है? मंगलासा भी 1882 ईस्वी की है। 1892 ईस्वी की है। उसके बाद नंबर 11 में एक रचना थी इनकी हास्य बिंदु। हास्य बिंदु,
हास्य बिंदु की अगर बात करें कब की है, तो हास्य बिंदु इनकी 1898 की है, 1898 ईस्वी की है। इनकी और रचनाएं लिखिए हास्य बिंदु। उसके बाद एक है हार्दिक हर्षादर्श। हार्दिक हर्षादर्श कब की है? 1900 ईस्वी की। नंबर 12 हार्दिक हर्षादर्श। हार्दिक हर्षादर्श कब की है ये? हार्दिक हर्षादर्श 1900 ईस्वी की है। 1900 ईस्वी। इसमें क्या है, तो इसमें महारानी विक्टोरिया के हीरक जुबली पर ये लिखी गई है। महारानी विक्टोरिया के हीरक जुबली पर लिखी गई थी। नंबर 13 आनंद बधाई। आनंद बधाई, आनंद बधाई कब लिखी गई थी? तो आनंद बधाई लिखी गई थी 1813 ईस्वी में, सॉरी 1913 ईस्वी में। और इस क्यों लिखी गई थी? तो 18 अप्रैल 1900 ईस्वी को हिंदी के कचहरी प्रवेश पर रचित थी। जब हिंदी को कचहरी में स्थान दिया गया 18 अप्रैल 1900 ईस्वी को, तो उसी के ऊपर लिखी गई थी आनंद बधाई। नंबर 13। नंबर 14 लालित्य लहरी। लालित्य लहरी, लालित्य लहरी कब प्रकाशित हुई थी? तो लालित्य लहरी प्रकाशित हुई थी 1902 ईस्वी में, 1902। नंबर 15 पर लिख लीजिए भारत बधाई 1903 में। भारत बधाई, भारत बधाई कब लिखी गई थी? ये लिखी गई थी 1903 ईस्वी में। नंबर 16 में लिख लीजिए ये आनंद अरुणोदय। आनंद अरुणोदय, आनंद अरुणोदय कब लिखी गई थी? आनंद अरुणोदय लिखी गई थी 1906 ईस्वी में। आनंद अरुणोदय 1906। नंबर 17 में लिखिए ये आर्याभिनंदन। आर्याभिनंदन, आर्याभिनंदन कब लिखी गई थी? ये लिखी गई थी 1906 ईस्वी में। कब हुई थी कब हुआ था इसका प्रकाशन? तो 1906 ईस्वी में। आर्याभिनंदन के बाद नंबर 18 पर आइए और लिखिए मयंक महिमा। ये खड़ी बोली में है। मयंक महिमा, मयंक महिमा कब थी? मयंक महिमा 1922 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, 22 ईस्वी। और ये खड़ी बोली में रचित काव्य है। किस भाषा में है? खड़ी बोली में। और ये सभी रचनाएं किस भाषा में है? ब्रज में है, खड़ी बोली में ये रचित है। तो ये हो गए इनके काव्य संग्रह। कितने हो गए? 18। और भी हैं कुछ जो महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए उनको छोड़ दिया गया है। इसके बाद 18 के बाद कुछ इनकी अस्फुट रचनाएं हैं, उनको देख लेते हैं। प्रताप नारायण मिश्र जी की काव्य रचनाएं तो हो गई लगभग, ये कितना लिखा दिए आप लोग को? 18। 18 के बाद इनके कुछ अस्फुट रचनाएं देख लीजिए। प्रताप नारायण, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन के अस्फुट रचनाएं। अस्फुट रचनाएं कौन कौन सी हैं, इनको देखते हैं। अस्फुट रचनाओं में ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन याद रखना है। पहला है श्रृंगार बिंदु। श्रृंगार बिंदु, श्रृंगार बिंदु की बात करें तो श्रृंगार बिंदु में कितने छंद हैं? 115 छंद है इसमें, 115 छंद। नंबर 2 कब लिखी गई थी ये पता नहीं, लेकिन इसका प्रकाशन वर्ष पता नहीं है और ना पूछा जाएगा। जिसका नहीं पता है वो पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि जब मुझे नहीं मिला प्रकाशन वर्ष तो एग्जामिनर जो एग्ज़ाम आपके लेंगे उनको भी नहीं मिलेगा। ठीक है, कि बहुत जांच पड़ताल करने के बाद नोट्स बनता है, और उन नोट्सों पर फिर अगर कुछ गलत हो गया लिखने में या प्रकाशन वर्ष में, तो उसको इन सभी चीज़ों की जो जांच की जाती है वो बारीकी से की जाती है, और बारीकी से जांच करने के बाद ही आप लोग को हम बताते हैं। ठीक है, तो जब इतना खोजने के बाद मुझे नहीं मिला तो उनको भी नहीं मिलेगा, और जिनका मैं नहीं लिखा रहा हूँ उनका पूछेगा भी नहीं। इतना कम से कम विश्वास रखें। नंबर 2 उर्दू बिंदु। दूसरी रचना है कौन सी है? उर्दू बिंदु। उर्दू बिंदु में कितने गजल हैं इसमें? इसमें 18 गजल हैं, 18 गजल हैं, 18 गजल। ठीक है,
नंबर 3 में लिखिए वर्षा बिंदु। अब पता नहीं बिंदु से इनका क्या संबंध था, ये तो यही बता सकते हैं। वर्षा बिंदु, वर्षा बिंदु में क्या है, वर्षा बिंदु में 996 कजली है, 996 कजली है। कजली एक प्रकार का राग और एक प्रकार का छंद भी है। नंबर 4, चौथे नंबर में आइए तो स्फुट बिंदु। स्फुट बिंदु, स्फुट बिंदु की बात करें, इसमें क्या है, तो स्फुट बिंदु में मात्र 158 छंद है। नंबर 5, बसंत बिंदु, इसमें होली के बारे में लिखी गई है। बसंत बिंदु, अगर बसंत बिंदु की बात करें तो बसंत बिंदु में क्या है, तो बसंत बिंदु में होली के 69 गीत हैं। और एक रचना इनकी छठे नंबर में और लिख लीजिए, वो लिखिए स्वदेश बिंदु। सभी में बिंदु शब्द सेठ है। स्वदेश बिंदु, स्वदेश बिंदु में कितना है, स्वदेश बिंदु में मात्र 5 छंद हैं। हो गया, तो ये इनकी स्फुट रचनाएं हो गई। कुछ इनके प्रबंध अपूर्ण प्रबंध काव्य भी हैं, पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है, तो ये भी याद रखें। अपूर्ण प्रबंध काव्य जो ज्यादा नहीं है, मात्र 2 है, अपूर्ण प्रबंध काव्य। अपूर्ण प्रबंध काव्य की बात करें कि कौन कौन सी हैं, तो अपूर्ण प्रबंध काव्य में पहली है जीर्ण जनपद, जीर्ण जनपद, और दूसरी है अलौकिक लीला। दूसरी कौन सी है, अलौकिक लीला। ये 2 इनके जो हैं वो अपूर्ण प्रबंध काव्य हैं। इनके नाटक भी देखेंगे, इनकी सभी रचनाएं देख लेंगे। ठीक है, यहाँ तक। तो ये इनके स्फुट रचनाएं हो गई, काव्य रचनाएं हो गई। ठीक है, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। अब इनके कुछ नाटक जो हैं उनको देख लीजिए, इनके नाटक को लिखिए। नाटक, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन के नाटक। तो इनके नाटक कौन कौन से हैं इसको थोड़ा सा देख लेना है। इनका पहला नाटक था बारांगना, बारांगना रहस्य। पहला कौन सा था, वीरांगना नहीं है, बारांगना है, बारांगना, बारांगना रहस्य। बारांगना रहस्य का ही दूसरा नाम था वैश्या विनोद। क्या नाम था, वैश्या विनोद। कब थी, कब लिखी गई थी बारांगना रहस्य या वैश्या विनोद, ये लिखी गई थी 1886 ईस्वी में, 1886 ईस्वी में। नंबर 2, भारत सौभाग्य, भारत सौभाग्य, भारत सौभाग्य कब थी, ये 1889 ईस्वी की थी, 89। नंबर 3, प्रयाण रामागमन, प्रयाग नहीं है, प्रयाण है, प्रयाण रामागमन। प्रयाण था, प्रयाग होना चाहिए ना जी, सही बात है, प्रयाग होना चाहिए, प्रयाण नहीं, क्योंकि रामागमन है तो प्रयाग ही होगा। प्रयाग रामागमन, प्रयाग रामागमन कब की थी, ये 1904 ईस्वी की है, प्रयाग रामागमन। प्रयाग रामागमन के बाद इनके और तो कुछ है नहीं, तो ये तो हो गए समाप्त, क्योंकि इनके निबंध तो है नहीं, तो इनके नाटक
ठाकुर जगमोहन सिंह। ठाकुर
बैटरी खत्म हो गई थी तो शायद यहाँ से आवाज़ कट गई होगी। तो श्यामा स्वप्न के बारे में बता दिए कि श्यामा स्वप्न का प्रकाशन वर्ष डॉक्टर नगेंद्र 1885 मानते हैं और रामचंद्र तिवारी 1888 मानते हैं। इन्होंने कुछ रचनाओं का अनुवाद भी किया था, जिसमें कुमार ये ऋतु संहार कालिदास की रचना है संस्कृत में, उसका अनुवाद ब्रजभाषा में किया मेघदूतम कुमार संभवम। और सीलन का कैदी, सीलन का कैदी जो रचना है वो कौन सी रचना है? प्रिंजर ऑफ शीलन, जो किसकी रचना है? तो वायरन कवि की एक रचना है, अंग्रेजी के एक बहुत विख्यात कवि हुए वायरन। तो वायरन की जो रचना थी प्रिंजर ऑफ शीलन, उसी का अनुवाद इन्होंने सीलन का कैदी के नाम से किया था। तो ये भी ठाकुर जगमोहन सिंह भी हो गए समाप्त। तो ठाकुर जगमोहन सिंह के बाद आज हम सबसे पहले देखते हैं अंबिका दत्त व्यास को। ये भी आज समाप्त हो गए हैं। ठाकुर जगमोहन सिंह छोटे कवि थे। और इसके बाद एक कवि को देखते हैं अंबिका दत्त व्यास। यार ये 3 कवि हो जाएंगे। अंबिका दत्त व्यास। अगर अंबिका दत्त व्यास की बात करें तो इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं अंबिका दत्त व्यास के बारे में। अंबिका दत्त व्यास का जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म हुआ था 1858 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो काशी में हुआ था। ठीक है, 1858 ईस्वी में इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो काशी उत्तर प्रदेश में हुआ था। निधन, अगर निधन की बात करें कि अंबिका दत्त व्यास का निधन कब हुआ, तो इनका निधन हुआ था 1900 ईस्वी में। निधन 1900 ईस्वी में हुआ था। इनकी काव्य रचनाएं देखिए, काव्य रचनाएं की अगर इनकी बात करें कि काव्य रचनाएं इनकी कौन कौन सी हैं, तो लिखिए। नंबर 1 पावस पचासा। पावस पचासा कब की है? ये 1886 ईस्वी की है पावस पचासा। नंबर 2 सुकवि सतसई। सुकवि सतसई कब की है? ये भी 1887 ईस्वी की है। नंबर 3 की बात करें तो हो होरी एक है। हो होरी कब की है? तो हो होरी 1891 ईस्वी की है। नंबर 4 हो होरी के बाद बिहारी बिहार। देखिए बिहारी बिहार क्या है? तो बिहारी सतसई का टीका है। क्या है ये? तो ये बिहारी सतसई का टीका है। बिहारी सतसई का टीका है बिहारी बिहार के नाम से। कब? 1893 ईस्वी में। 1893 ईस्वी में। इसके बाद नंबर 4 तो हो गया। पावस पचासा 1886, सुकवि सतसई 1887, हो होरी 1891, बिहारी बार 1893। और 5वीं रचना लिखिए भारत ने एक है जटिल बनिक। जटिल बनिक जो है वो कैसी रचना है? जटिल बनिक एक राजभक्ति से संबंधित रचना है और इसका प्रकाशन वर्ष 1893 ईस्वी ही है। ये 4 हो गया। 4-5 लिखिए, फिर अगले पेज में चलते हैं। अंबिका दत्त व्यास, जन्म 1858 ईस्वी, निधन 1900 ईस्वी। काव्य रचनाओं में पावस पचासा 1886, सुकवि सतसई 1887, हो होरी 1891, बिहारी बिहार 1893, जटिल बनिक 1893। तो बिहारी सतसई की टीका है। जटिल बनिक कैसी रचना है? तो जटिल बनिक जो है ये रचना जटिल बनिक कैसी है? तो राजभक्ति से संबंधित है। राजभक्ति से संबंधित रचना है ये। आगे चलिए। नंबर 6 में लिखिए भारत धर्म कैसी है? तो भारत धर्म का प्रकाशन वर्ष का है 1894 ईस्वी। कैसी रचना है ये? तो ये राजभक्ति से संबंधित रचना है। ये भी राजभक्ति से संबंधित रचना है। और एक रचना इनकी जो थी वो कंसबद्ध थी। एक रचना कौन सी थी? कंसबद्ध। कंसबद्ध याद रखना है कि कंसबद्ध इनका एक
अपूर्ण खंड काव्य है। ये क्या है? अपूर्ण खंड काव्य है, पूर्ण नहीं है, कंसबद्ध इनका अपूर्ण खंड काव्य है। अगर इनके हम क्या देख रहे थे? काव्य देख रहे थे ना, काव्य रचना है। अब इनके हम नाटक की बात करते हैं कि इन्होंने नाटक कौन कौन सा लिखा है। तो इनके अगर नाटक की बात करें तो नाटक इनके ज़्यादा नहीं है, इसलिए देख लेते हैं यहीं पे। नाटक की बात करें तो नाटक में इनका पहला नाटक जो था वो है ललिता। नाटक में पहला नाटक कौन सा? ललिता। ललिता कब की थी? रठीला 1884 ईस्वी की है ललिता, 1884। दूसरी नाटक इनकी थी मन की उमंग। मन की उमंग, मन की उमंग कब की थी? 1886 ईस्वी की है, नंबर 3 मन की उमंग। उसके बाद गौ संकट। गौ संकट, गौ संकट कब की है? ये 1887 ईस्वी की है, 1887 ईस्वी। और नंबर 4 चार है भारत सौभाग्य। चौथा कौन सा है? भारत सौभाग्य। भारत सौभाग्य कब की है? ये भी 1887 ईस्वी की है। ये इनके 4 नाटक हो गए। निबंध इनके कुछ हैं, परंतु इनके निबंध महत्वपूर्ण नहीं है, ऐसे लिख लीजिए आप लोग। इनके निबंध भी लिख ही लीजिए। निबंध इनके ऐसे महत्वपूर्ण नहीं है, इनके निबंध से प्रश्न नहीं आएंगे, आने की संभावना कम है। निबंध की अगर बात करें, इनके निबंध कौन कौन से हैं तो नाम लिख लीजिए। निबंध में पहला लिखिए धैर्य, नंबर 1 में धैर्य, नंबर 2 में छाया। नंबर 1 धैर्य, नंबर 2 छाया, नंबर 3 नगरवास। नगरवास। नंबर 4 में लिखिए ग्रामवास। ग्रामवास। 5 में लिखिए साहित्य नवनीत, ये पूछा जा सकता है। नंबर 5 में साहित्य, साहित्य नवनीत। साहित्य नवनीत की बात करें तो साहित्य नवनीत जो है ये कब प्रकाशित हुई थी? 1899 ईस्वी में। 1899 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और ये क्या है? तो ये निबंध संग्रह है। और ये सभी क्या थे? तो निबंध थे। ये क्या है? निबंध संग्रह, इसलिए महत्वपूर्ण थोड़ा है। साहित्य नवनीत पूछा जा सकता है 1899 में। किनकी रचना है? तो ये अंबिका दत्त व्यास जी की रचना है। तो ये होगा इनके निबंध नाटक। ठीक है। कुछ छूटा नहीं है ना इनका? देख लीजिए, मेरे ख्याल से तो कुछ छूटा नहीं होगा। अंबिका दत्त व्यास, अंबिका दत्त व्यास। देखिए एक चीज छूट गया, इनके उपनाम छूट गए। चलिए अंत में लिख लेते हैं इनके उपनाम। ठीक है, रचनाएं हो गई, निबंध हो गए, उपनाम थोड़ा सा इनका लिख लीजिए। कुछ उपनाम जो है इनको दिया जाता है। उपनाम ये पहले लिखाना चाहिए था, भूल गए थे। उपनाम, उपनाम इनको, पहला उपनाम है इनका सुकवि। याद रखेंगे कि सुकवि रामकुमार वर्मा के अनुसार आदिकाल में विद्यापति को कहा गया था, लेकिन सुकवि इनको भारतेंदु जी ने कहा था। अंबिका दत्त व्यास को भारतेंदु जी ने क्या नाम दिया था? सुकवि। ठीक है। दूसरा उपनाम था अभिनव बानभट्ट। अभिनव बानभट्ट। देखिए अभिनव बानभट्ट एक नाम इनको दिया गया, लेकिन अगर प्रश्न ये आ जाए कि आधुनिक बानभट्ट का नाम किसे किसे दिया जाता है, तो थोड़ा सा यहाँ पे नोट में ही लिख लीजिए, नोट में, कि आधुनिक बानभट्ट, आधुनिक बानभट्ट हजारी प्रसाद द्विवेदी को कहा जाता है। आधुनिक बानभट्ट हजारी प्रसाद द्विवेदी को कहा जाता है, थोड़ा ये याद रखेंगे। ठीक है। अभिनव बानभट्ट कहा जाता है अंबिका दत्त व्यास को, और आधुनिक बानभट्ट कहा जाता है हजारी प्रसाद द्विवेदी को। एक उपनाम इनका लिखिए दशावधान, नंबर 3 में दशावधान। और एक उपनाम इनका और लिख लीजिए चौथा में, ये घटिका शतक। घटिका शतक भी इनको कहा जाता है। घटिका शतक कोई रचना नहीं है, बल्कि इनके उपनाम हैं। ठीक है, तो ये इनके उपनाम हुए। और इसी के साथ जो है
ये अंबिका दत्त व्यास भी आज समाप्त हुए थे। आज के इस क्लास में अंबिका दत्त व्यास देख लिए। अंबिका दत्त व्यास के बाद ठाकुर जगमोहन सिंह देख लिए। ठाकुर जगमोहन सिंह से पहले हम लोग किनको देख लिए? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन को देख लिए हैं। तो अगर आधुनिक काल की बातें करें तो आधुनिक काल में भारतेंदु युग में अगर देखें तो आज हम लोग 3 को देख चुके हैं। इससे सबसे पहले आप भारतेंदु युग में अगर हम देख ले, भारतेंदु युग की अगर बात करें, भारतेंदु युग में किन को पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा इनकी समीक्षा कर लीजिए। तो सबसे पहले भारतेंदु को पढ़े, भारतेंदु के बाद राधाचरण गोस्वामी को पढ़े, राधाचरण गोस्वामी को पढ़े, राधाचरण गोस्वामी के बाद राधा कृष्ण दास को पढ़े, राधा कृष्ण दास को पढ़े। इनके बाद किनको पढ़ाया गया था? लाला श्रीनिवास दास को पढ़े, लाला श्रीनिवास दास को पढ़े। लाला श्रीनिवास दास के बाद प्रताप नारायण मिश्र को पढ़े। प्रताप नारायण मिश्र के नाटक और निबंध यहाँ नहीं देखे हैं, सिर्फ काव्य देखे हैं। प्रताप नारायण मिश्र के नाटक को नाटक साहित्य में देखेंगे और निबंध को निबंध साहित्य में देखेंगे, इनके बहुत ज़्यादा हैं। इनके बाद बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन को देखिए, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन को देख लिए। बद्रीनारायण चौधरी के बाद ठाकुर जगमोहन सिंह को देख लिए, ठाकुर जगमोहन सिंह को देख लिए। ठाकुर जगमोहन सिंह के बाद अंबिका दत्त व्यास को देख लिए, अंबिका दत्त व्यास को देख लिए। तो आज के इस क्लास में हम लोग इतना को देख चुके हैं, मतलब 8 भारतेंदु युग के 8 रचनाकार हो चुके हैं। अब जो हैं वो बचे हैं बालकृष्ण भट्ट को देखना है। बालकृष्ण भट्ट महत्वपूर्ण हैं और बालकृष्ण भट्ट तो मूलतः निबंधकार हैं क्योंकि इन्होंने निबंध की ही रचना की है, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट के जो हैं वो निबंध हैं और इनके नाटक हैं। तो बालकृष्ण भट्ट के बाद हम लोग देखेंगे भारतेंदु युग के अन्य रचनाकार जो हैं उनको देख लेंगे, यानी कि 1 या 2 क्लास में भारतेंदु युग समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो भारतेंदु युग के बाद हम लोग फिर द्विवेदी युग की ओर प्रस्थान करेंगे। तो आज के इस क्लास में इतना ही, अगली चीज़ हम अगले क्लास में देखते हैं। धन्यवाद आप सभी को। क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग को हम बता चुके हैं कि अगर क्लास अच्छी लगती है और पढ़ना है तो इस नंबर पे 95 70 40 80 13 इस नंबर पे कांटेक्ट कर लें। और जो हिंदी, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ हिंदी की पढ़ाई होती है, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, नेट जीआरएफ हो, या जिसमें हिंदी साहित्य हिंदी व्याकरण हो, वो सभी बच्चे मैसेज करके, ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप जो पेड बच्चों के लिए होता है, उनको सारी क्लास मिलते रहते हैं, उनको क्वेश्चन मिलते रहते हैं, उन क्वेश्चनों का डिस्कशन भी मिलता रहता है, तो वो एडमिशन ले सकते हैं। सभी कोर्सेज के फीस अलग अलग हैं और क्लास अभी तक ऑनलाइन मोड में ही है और भविष्य की बात तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अभी ऑनलाइन मोड में ही है और आप लोग इस पर क्लास ले भी सकते हैं और ग्रुप में ऐड हो सकते हैं इस नंबर पर कांटेक्ट करके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।